नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। बीते 2-3 दिनों से अगर आपने विस्तारा की टिकट बुक करने की कोशिश की या की है तो फ्लाइट कैंसलेशन या फिर देरी से आपको परेशान होना पड़ा होगा। विस्तारा की उड़ानें लगातार रद्द हो रही हैं, डिले हो रही हैं। दरअसल बड़ी संख्या में विस्तारा के पायलटों ने एक साथ छुट्टी ले ली है। ज्यादातर पायलटों ने बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ली और इसका नतीजा ये हुआ कि आज विस्तारा की 52 उड़ानें रद्द की गईं। आज के आज विस्तारा की 52 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं और कई उड़ानों में देरी हुई है। कल 45 फ्लाइट्स कैंसिल की गई थीं। दरअसल विस्तारा के पायलट बड़ी तादाद में छुट्टी में चले गए हैं। ज्यादातर लोगों ने फोन करके बोला कि वो बीमार हैं और काम पर नहीं आए। विस्तारा के पायलट्स की मुश्किल क्या है, ये देखते हैं। तो विस्तारा का इंडियन एयरलाइंस के साथ मर्जर हो रहा है। विलय होने की वजह से ये जो पायलट्स हैं, इनकी कई आशंकाएं हैं। वो नए ड्यूटी नियमों को लेकर परेशान हैं और साथ साथ उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसका भी वो विरोध कर रहे हैं। विलय से उनकी छुट्टियों पर असर पड़ सकता है और उन्हें डर है कि उनकी छुट्टियां कम हो सकती हैं। साथ साथ जो नया सैलरी स्ट्रक्चर है उससे भी वो खुश नहीं हैं और नए सैलरी स्ट्रक्चर के अग्रीमेंट पर उन्हें दस्तखत करने के लिए कहा गया और ये भी कहा गया कि जो साइन नहीं करेगा उसे इस विलय के दौरान बाहर भी किया जा सकता है। और तमाम यात्री जो विस्तारा के फ्लाइट्स लेते हैं वो इन तमाम चीज़ों की वजह से परेशान होकर सोशल मीडिया पर लगातार अपनी परेशानी बयान कर रहे हैं। और इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस मामले में विस्तारा से एक रिपोर्ट मांगी है। विस्तारा ने ये माना है कि उड़ानें रद्द हुई हैं और टली भी हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को असुविधा हुई है। और विस्तारा के मुताबिक वो हालात को सामान्य करने के लिए, ताकि ये मुश्किल दूर हो, वो लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। और अपने बयान में विस्तारा ने कहा है कि वो उड़ानों की संख्या अस्थायी तौर पर घटा रहे हैं, यानी वो बड़े जहाज यूज कर रहे हैं, बड़ी कैरियर्स, ताकि एक साथ मिलाकर ज्यादा तादाद में यात्रियों को एक फ्लाइट पे ले जाया जा सके। इसके साथ ही प्रभावित ग्राहकों को दूसरी फ्लाइट का विकल्प भी दे रहे हैं और रिफंड की भी पेशकश कर रहे हैं। यात्रियों को जो असुविधा हो रही है इसके लिए वो ईमानदारी से माफी मांगते हैं। इस पूरे मामले पर ये समस्या है क्या, क्यों हो रही है, सरकार इसमें क्या कर रही है, कैसी दखल दे रही है, जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीता शर्मा। विस्तारा एयरलाइंस जो 300 से ज़्यादा फ्लाइट्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑपरेट करता है, वो पिछले दिनों से कुछ सुर्खियों में ज़्यादा आ रहा है। गलत कारणों के कारण सुर्खियों में आ रहा है। कई फ्लाइट्स जो हैं उसकी डिले हो रही हैं और कई कैंसिल भी हो रही हैं। जानकारी के मुताबिक आज इनकी संख्या जो है वो ज़्यादा हो सकती है। सोमवार को 50 के आसपास फ़्लाइट्स कैंसिल हुई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि मंगलवार को ये फ़्लाइट्स जो हैं वो 60 कैंसिल हो सकती हैं। इसे देखते हुए मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने विस्तारा एयरलाइंस के लोगों से पूछा है कि वो क्या कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक हैं उन्हें कोई दिक्कतें ना हों। इस करके उन्होंने क्या स्टेप्स उठाए हैं। यही नहीं, जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन है उसने विस्तारा एयरलाइन से एक रिपोर्ट भी जो है वो मांगी है। दरअसल ये पूरा का पूरा मसला तब शुरू हुआ जब विस्तारा के कई पायलट्स जो हैं वो सिक लीव जो हैं वो अवेल करने लग गए थे। जानकारी के मुताबिक पता चल रहा है कि क्योंकि ये मर्जर एयर इंडिया के साथ हो रहा है, इसे लेकर विस्तारा के पायलट्स जो हैं वो खुश नहीं हैं। 2 वजह हैं उनकी। एक तो सीनियरिटी को लेकर उनमें एक जो है मुश्किलें हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी कहीं सीनियरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो सिक लीव्स हैं, जैसे कि इंडिगो या दूसरी एयरलाइंस में स्टैगर्ड फॉर्म में आप सिक लीव्स ले सकते हैं, लेकिन विस्तारा की जो पॉलिसी थी, एयर इंडिया की जो पॉलिसी थी, वो मार्च के एंड तक ही आप सिक लीव्स ले सकते हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि बहुत सारे पायलट जो हैं वो सिक लीव पर चले गए हैं। दूसरा पे जो उनका पैकेज है उसे लेकर भी जो है उनमें काफ़ी दुख है और काफ़ी रोष है। उनका कहना है कि जब ये मर्जर होगा तो उनकी जो पहले की जो सैलरी पे पैकेट्स था उसमें काफ़ी कटौती होगी, जिसे लेकर वो खुश है। बहरहाल डीजीसीए ने इस पूरे मसले को लेकर अब विस्तारा से एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और मुंबई में हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी ने विस्तारा के कुछ पैसेंजर्स से बात की है।
चालक दल की कमी के चलते विस्तारा एयरलाइंस ने बीते हफ्ते 100 से ज़्यादा अपनी उड़ानों को रद्द कर दी। इसी के साथ आज के दिन में 15 से ज़्यादा उड़ान रद्द हो चुकी हैं और जबकि बीते दिन जो है 50 से ज़्यादा उड़ान रद्द कर दी गई और 150 से ज़्यादा फ़्लाइट्स डीले से चल रही थी, जिसके चलते अब तमाम यात्रियों ने अपना गुस्सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाहिर किया, जिसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अब विस्तारा एयरलाइंस से एक रिपोर्ट मांगी है, जिसमें कारण पूछा जा रहा है अब तक 100 से ज़्यादा उड़ान रद्द करने के लेकर। इस समय हम मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जहाँ पर इस समय तमाम जो यात्री हैं वो गुस्साए हैं और इसी के साथ अपने फ़्लाइट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तमाम जो फ़्लाइट्स उड़ानें भर रही हैं वो या तो 8 से 10 घंटे देरी से या तो वो निलंबित कर दी जा रही हैं, जिसको लेकर अब MOCA ने भी उड़ान रद्द होने और बड़ी देरी से संबंध के विस्तारा से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। और एयरलाइंस ने पिछले सप्ताह में 100 से अधिक उड़ान रद्द क्यों की, इसको लेकर भी जो है एक रिपोर्ट की मांग की गई है, जिसको लेकर इस समय विस्तारा एयरलाइंस का कहना है कि एक तरफ चालक दल की कमी, वही दूसरी तरफ कुछ इश्यूज़ के चलते और ज़्यादा फ़्लाइट्स में रद्द जो है वो देखी जाएगी और साथ ही तमाम जो फ़्लाइट कैंसलेशंस है वो भी यहाँ पर देखने मिल सकता है, जिसको लेकर पैसेंजर्स को या तो रिफ़ंड दिया जा रहा है या फिर उन्हें जो है एक ऑप्शन दिया जा रहा है ऑल्टरनेट फ़्लाइट को लेकर, और जिसको लेकर अब यात्रियों ने साफ तौर पर अपना खेद जताया है और साथ ही विस्तारा एयरलाइंस को इस समय काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अपने तमाम फ़्लाइट कैंसलेशंस को लेकर। कैमरा पर्सन संतोष पालवनकर के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया। विस्तारा को मुश्किलों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन ये मामला जो है वो विस्तारा का अकेला नहीं है। बीते कुछ सालों में कई एयरलाइंस या तो बंद हुई या कुछ का दूसरों के साथ मर्जर हुआ। उड्डयन क्षेत्र का ये एक संकट है ऐसे समय में जब देश में विमान में सफर करने वाले मुसाफिरों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये बढ़ती रहेगी, क्योंकि अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि 2018 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 24 करोड़ से ऊपर घरेलू मुसाफिर थे। 2019 में बढ़ के 27 करोड़ हो गए और 2020 में भी 27 करोड़ ही रहे, लेकिन 2021 के कोविड काल में इसकी तादाद घटी, फिर भी 10 करोड़ से ऊपर मुसाफिर रहे। 2022 में वो 10 से बढ़कर फिर 16 करोड़ हो गए, 23 में वापस 27 करोड़ पहुंच गए, यानी कि कोविड काल से पहले तक। तो मुसाफिरों की संख्या बढ़ रही है और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की स्थिति भी यही रही। 2018 वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ से ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मुसाफिर थे, जो बीते साल 5.6 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। इसमें हम चाहें कुछ और भी दिलचस्प आंकड़े देख सकते हैं, जैसे कि साल 2023 में भारतीय विमानों ने 86 करोड़ मील से ज्यादा की उड़ान भरी है और 712 विमानों ने उड़ान भरी। 148 हवाई अड्डों में विमान आते जाते रहे। 7 करोड़ मीट्रिक टन माल की ढुलाई हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय उड्डयन उद्योग जो है उसकी संभावना बहुत बड़ी है। इस देश की 90% आबादी अभी भी ऐसी है जिसने विमान में यात्रा नहीं की है। तमाम छोटे बड़े शहरों में हवाई अड्डे अब बन रहे हैं, छोटी घरेलू उड़ानों की योजना बन रही है, कई जगह उड़ानें शुरू भी हुई हैं। तो अगले 6 साल में भारत में एयर ट्रैफिक दोगुना होने की पूरी उम्मीद है। 2030 तक भारत में 30 करोड़ हवाई मुसाफिर हो सकते हैं। साल 2023 में भारतीय विमान कंपनियों ने 970 विमानों का ऑर्डर दिया है। फिलहाल अमेरिका और चीन के बाद भारत उड्डयन का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। दिल्ली हवाई अड्डे पर अगले साल 10 करोड़ मुसाफिर हो सकते हैं। तो उड़ान की इतनी सारी संभावनाओं के बावजूद उड्डयन क्षेत्र संकट में ही दिखता है। नई विमानन कंपनियां आती हैं, बंद हो जाती हैं या बिक जाती हैं, जैसे किंगफिशर, जेट एयरवेज, सहारा, इस तरह के कई बड़े नाम बंद हैं। बीते 3 साल में बंद हुई विमानन कंपनियों की तादाद बहुत बड़ी है। आखिर इस अंतर्विरोध की वजह क्या है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि यात्रियों की बढ़ती भीड़ लेकिन घटती हुई फ्लाइट्स की संख्या, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं एविएशन एक्सपर्ट संजय लजार। संजय, जो करंट क्राइसिस है पहले विस्तारा की,
उसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ये मर्जर होने वाला है इसका, और इस मर्जर से कई आशंकाएं हैं उनके अपने स्टाफ में, पायलट्स में, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर, उनकी लीव पॉलिसी को लेकर, और उस वजह से ये सब छुट्टियों पे चले गए और इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया। पर इस मर्जर से क्या संकट दिख रहा है? पहली बात तो ये है कि ये जो मर्जर हो रहा है ये आज डिसाइड नहीं हुआ है, पिछले 2 साल से चल रहा है। इसमें क्या है कि टाटा के जो 4 एयरलाइन हैं वो साथ में जुड़ने वाले हैं और उसमें विस्तारा एक पार्ट है। तो इस वक्त जो हो रहा है प्रॉब्लम्स, वो शायद ये पायलट्स को उनका पगार या वेतन कम कर दिया है, और जो गारंटीड 70 आवर्स मिलती थी उनको 40 कर दिया। उससे क्या है, एक लार्ज सेक्शन जो फर्स्ट ऑफिसर्स और सीनियर फर्स्ट ऑफिसर और जूनियर फर्स्ट ऑफिसर है, उनके ऑलमोस्ट ₹1.5 रुपए का घाटा पड़ रहा है। सो वो फर्स्ट रीजन है। सेकंड रीजन, लीव पॉलिसी तो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, तो लीव पॉलिसी से लेके ज्यादा कुछ मामला नहीं है। दूसरी बात है FDTL के, जो पूरी इंडस्ट्री में इफेक्ट हुआ है। ये DGCA का FDTL कार जो रद्द नहीं किया है बट होल्ड पे रखा गया, तो दैट इज समथिंग दैट इज वरिंग। बट ये जो इशू आ रहा है मर्जर के जो बाद होगी, आई थिंक ये जो पायलट और जो विस्तारा के सदस्य हैं, दे शुड सामने सामने बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए। बिकॉज मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऑलमोस्ट 20-25 पायलट ऑलरेडी नोटिस पीरियड ऑफ कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। बट संजय, जैसा आपने कहा कि मर्जर की बात पहले से चल रही है, लेकिन डर ये है कि इनकी स्ट्रक्चर जो है सैलरी की वो बदलेगी, शायद सैलरी कुछ कम हो, लीव पॉलिसी, तो कोई भी जो एम्प्लॉई है वो इस चीज से आशंकित होगा और उसको प्रोटेस्ट भी करेगा कि आखिर ऐसा क्यों। तो इस मर्जर से ऐसा किस तरह की स्थिति खड़ी हो रही है कि सैलरीज और ये तमाम चीजों में कमी आ रही है? उसी से ये सवाल उठता है कि जो उड्डयन क्षेत्र है, पूरा हमारा एविएशन सेक्टर है, उसमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स लगातार बढ़ रहे हैं और उसमें अपार संभावनाएं हैं। फिर ये पैराडॉक्स क्यों दिखता है कि एयरलाइंस या तो बंद हो रही हैं, या उनका मर्जर हो रहा है, या वो प्रॉफिटेबल नहीं है? देखिए, विस्तारा तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है प्रॉफिट, और बहुत सारे एयरलाइंस के अमेलगमेशन हो रहे हैं। जैसे यहाँ 4 अलग अलग एयरलाइंस हैं, उनको एक किया जा रहा है, 2 LCC हो गए और 2 फुल सर्विस कैरियर, तो इट विल बी 2 सेपरेट एयरलाइंस। इधर क्या हो रहा है कि पायलट्स आर अ शॉर्ट सप्लाई। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हम लोग इंटरनेशनल पायलट्स इंडिया में बुला रहे हैं आज की तारीख में। वो भी एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि यहाँ पे जॉब्स का इतना संकट है और बहुत सारे ट्रेंड, एक सेकेंड मैं अपना सवाल पूछ लूं, बहुत सारे ट्रेंड पायलट्स नौकरियों के लिए अभी भी पैरवियां आती रहती हैं कि उनको नौकरी चाहिए और नौकरी मिल नहीं रही है। बट एट द सेम टाइम दूसरी तरफ हम बाहर से पायलट्स बुला रहे हैं। पायलट्स की शॉर्ट सप्लाई क्यों है भारत जैसे देश में? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं हो रहा है ना। ट्रेनिंग होना चाहिए। कितने ट्रेनिंग स्कूल्स खुले हैं, कितने वाइड बॉडी पायलट्स है आज, नैरो बॉडी पायलट्स भी इतने कम हैं। जहां 10-15 हजार चाहिए, वी हैव गॉट ओनली अबाउट 8 or 10,000। तो शॉर्टेज तो होगा ही, इसीलिए बाहर से आ रहे हैं। तो दैट इज द प्रॉब्लम। और उनको 20 लाख वेतन मिल रहा है, बट हमारा पायलट को 6-8 लाख मिल रहा है। और अभी ये जो एडजस्टमेंट होगा आवर्स का, तो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। पर आपको लगता है कि यहाँ पे एविएशन सेक्टर में संकट है? जैसे हमने पहले देखा किंगफिशर, जेट एयरवेज, सहारा, स्पाइस जेट, मतलब ये बहुत सारी ये जो एयरलाइंस खुलती हैं फिर बंद होती हैं। बीते 3 साल में कई विमानन जो कंपनियां हैं वो बंद हुई। तो संकट क्या है इंडियन एयरलाइन सेक्टर में? क्या पायलट का शॉर्टेज ही एक संकट है? पायलट का शॉर्टेज है, एयरक्राफ्ट लीजिंग कॉस्ट है, ATF सबसे बड़ा संकट है, एंड प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। DGCA को इंडिपेंडेंस दे दीजिए, स्ट्रॉन्ग बॉडी बना दीजिए, एक ATF स्टैंडर्डाइज करो ऑल अक्रॉस इंडिया, एंड पॉलिसीज ठीक करो। क्योंकि क्या है, आज कतर एयरवेज बाहर पायलट ऑलमोस्ट 20 लाख कमा रहा है, 15 लाख कमा रहा है। सेम इंडियन पायलट बाहर, इधर यहाँ 8-10 लाख, 6 लाख, और 6 लाख में से आप 70 आवर्स का 40 आवर्स कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली 4 लाख और घट जाएगा। तो देयर इज अ बिग डाइकोटमी। एट वन पॉइंट we are willing to bring foreign pilots in
at 18-20 lakhs. On the other तो side, ऐसे में संजय जी एक और सवाल आपसे, आपने कहा ना कि ट्रेनिंग स्कूल्स नहीं है, पायलट्स की कमी है, और आपने ये भी कहा कि जब वो बाहर जाते हैं तो उनको सैलरी ज्यादा मिलती है, तो वो संकट कहाँ आता है? काम ज्यादा है, आपकी डिमांड है पायलट्स की और पायलट्स कम है, तो पायलट्स को ऐसे में सैलरीज तो यहाँ पे भी और मिलनी चाहिए, और दूसरे की वो जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी, ट्रेनिंग स्कूल्स भी होनी चाहिए, पर सैलरी यहाँ मर्जर से और कम हो रही है, तो सैलरीज तो बढ़नी चाहिए पायलट्स की ना, जब डिमांड इतनी है और आपको सप्लाई कम है। देखिए, ये मिनिस्ट्री को देखना चाहिए, और शायद आपके माध्यम के थ्रू हम मिनिस्ट्री को भी बोल सकते हैं कि पायलट्स के पगार वेतन बढ़ा दीजिए, पैसेंजर्स को और सुविधा दी जाए, और एयरलाइंस को संभाल के करना चाहिए। तो आप एक बात कह रहे हैं कि ये मैसेज देना है सरकार को, यानी अभी एक तो इंटरफेरेंस है सरकार की तरफ से, इंडिपेंडेंस नहीं है क्या? हाँ जी, दोनों नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है, प्रॉपर रेगुलेशन भी, और फ्री करवानो सबको, लेट देम ऑल गेट व्हाटएवर इंटरनेशनल सैलरीज आर देयर। ओके, धन्यवाद आपका। इसमें आप एक बात जो आपने कहा कि इंडिपेंडेंस नहीं है, तो सरकार की क्या भूमिका होगी, क्या कर सकती है सरकार को, क्या कहना चाहेंगे आप? नोटिस पीरियड हटा दीजिए, 6 months का नोटिस पीरियड गलत है। आपको अगर आज एनडीटीवी छोड़ना है, आपको 6 months नोटिस पीरियड नहीं देना चाहिए, करेक्ट? बट सैलरीज तो ये जो कंपनियां वो तय करती है, सरकार डिसाइड तो नहीं कर रही है ना। हाँ मैडम, तो इंडिगो 70 देता है और विस्तारा 40 करवा रहा है, तो फर्क तो पड़ेगा, बट आप 6 महीने के लिए छोड़ नहीं सकते। कतार 20 लाख दे रहा है, आप छोड़ नहीं सकते हो। इज दैट नॉट इनकरेक्ट? तो गवर्नमेंट से का क्या रोल होगा यहाँ पे, क्या भूमिका है? रेगुलेशंस चेंज करो, रेगुलेशंस बदलना होगा, ओके, ताकि एक पैरिटी भी हो सैलरीज की। धन्यवाद आपका संजय लजार हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो समस्याएं हैं, एक तो पायलट्स की यहाँ पे कमी, डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, पायलट्स की सैलरी की एक समस्या है, और इन सब चीज़ों का जो खामियाजा है वो पैसेंजर्स उठा रहे हैं। और यहाँ पे एविएशन सेक्टर में लगातार बूम है, यानी यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से विमानन कंपनियां जो हैं, वो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं रही और बंद हुई, पर जहां प्रॉफिटेबल है वहां भी मर्जर्स है, और मर्जर्स के साथ साथ सैलरीज जो पायलट्स की है वो एक बड़ी समस्या है। इस समय पायलट्स की कमी एक बड़ी समस्या है। तो धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस समय 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और उसके बाद आम आदमी पार्टी की समस्या, दिल्ली सरकार की क्या है समस्या, कैसे चलेगी सरकार जेल से, इस ब्रेक के बाद। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। ट्रायल कोर्ट जमानत शर्तें तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जमानत को मिसाल नहीं माना जाएगा। कोर्ट में ईडी ने संजय सिंह को जमानत देने का विरोध नहीं किया। पिछली सुनवाई में संजय सिंह ने कहा था कि ईडी के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले अपने 9 बयानों में उनका नाम नहीं लिया था और उन्हें 1.5 साल बाद गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह ने यह भी तर्क रखा कि अप्रूवर की गवाही तब तक विश्वसनीय नहीं होती जब तक उसकी पुष्टि ना हो जाए। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपनी यात्रा ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए, तो संजय सिंह को बेल दे दी गई है। संजय सिंह को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जो है दे दी है। सर, कोई कंडीशन भी लगाया गया है? कोई कंडीशन नहीं है। जो जमानत की राशि को लेकर जहां तक बात है और कितने जमानती होंगे उसके लिए जो है ट्रायल कोर्ट को बोला है वो निर्धारित करेगा। कोई रोक ठोक नहीं है। ईडी ने इस बात का जिक्र जरूर किया था, लेकिन माननीय अदालत ने कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेकर कोई भी बंदिश नहीं है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेकर उन पर कोई भी बंदिश नहीं होगी, लेकिन कुछ शर्तें हैं जमानत की। और इधर आज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद ये साफ हो गया है कि केजरीवाल जेल से ही दिल्ली सरकार चलाएंगे। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से कहा है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता केजरीवाल के साथ खड़ी है और किसी भी कीमत पर केजरीवाल इस्तीफा ना दें। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे,
अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात स्पष्ट तौर पे भाभी से सब लोगों ने कही है। अरविंद जी की पत्नी ने, सुनीता केजरीवाल जी ने एक मैसेज अरविंद जी का सब विधायकों को दिया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये बात हमें सबको समझ में आ रही है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। लेकिन क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो ये भारत के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा हो, और वैसे ये भी पहली बार है कि कोई मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में हो। तो जेल से सरकार चलाना केजरीवाल के लिए कितना मुश्किल है, क्या दिक्कतें आएंगी, जानते हैं सुनील गुप्ता जी से, जो कि पूर्व लॉ ऑफिसर रहे हैं तिहाड़ जेल के और हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त, और उमेश सहगल हैं हमारे साथ जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी रहे हैं दिल्ली सरकार में। सबसे पहले मैं सुनील गुप्ता जी आपसे जानूं कि ये जो बात हो रही है कि केजरीवाल इस्तीफा ना दें, आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता आपके साथ है और आप जेल से सरकार चलाएं, तो प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें जेल से सरकार चलाने में? कैसे चला सकते हैं सरकार वो? देखिए, जेल में जब कोई जेल में एज ए अंडर ट्रायल आ गया, एक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जेल में कि जिससे कि आप सरकार चला सके। इसमें कई सारी बंदिशें होती हैं। जब एक आदमी जेल में आ जाता है, बहुत सारी बंदिशें हो जाती हैं कि एक तो वो जेल से बाहर नहीं निकल सकता, दूसरा जो मिलने वाले हैं उनको हफ्ते में 2 बार मिल सकता है, जो भी किसी कागज पे साइन करते हैं वो सुप्रीम जेल को दिखाना होता है, और इसके अलावा जो है वकील जो है हफ्ते में 1 बार आपको मिल सकता है, और बहुत सारी बंदिशें हैं जो कि जिससे कि आप ये बहुत ही नामुमकिन है जेल से आप सरकार चलाएं। जो उन्हें सरकार चलाने के लिए फाइल साइन करनी होगी, मीटिंग्स करना होगा, उसमें किस तरह की परेशानियां होंगी या जनता की परेशानियों को सुनना पड़ेगा? जेल मैनुअल में क्या किसी तरह का प्रावधान है? क्योंकि वकील ये बार बार बताते हैं कि ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकता, कानूनी ये ठीक है, पर क्या कोई इस तरह का प्रावधान रहा है? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं रहा। और आप देखें, जो चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी होती है, खाली वो फाइलें साइन करनी नहीं होती, उसकी ड्यूटी होती है कि मीटिंग्स वगैरह होती हैं, कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, आपको पब्लिक की ग्रीवांस सुननी होती है, आपके जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उनको जाके आपने देखना होता है। तो ये सब चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें तो हो ही नहीं सकती। खाली अगर फाइल साइन करने को आप चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी कहें तो वो तो शायद अगर किसी स्ट्रक्चर को जो है एलजी जो है जेल डिक्लेयर कर देते हैं, वो वाली ड्यूटी तो शायद पूरी हो जाएगी फाइलें साइन करने की। बाकी और जो ड्यूटीज हैं उनकी, वो मुझे नहीं लगता कि जेल से वो कर सकते हैं। अब सुनील गुप्ता जी, हम थोड़ा ग्राफिक के जरिए एक एनिमेटेड ग्राफिक दिखा रहे हैं, एक बार लोगों को बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें, ये वो केंद्रीय कारागार तिहाड़ का एक हम एनिमेटेड ग्राफिक आपको दिखा रहे हैं, और ये है जेल नंबर 2। जेल नंबर 2 वो जेल है जहां पर केजरीवाल जी को रखा गया है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बने हुए हैं। पुख्ता के यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और केजरीवाल को डायबिटीज है, वो बीमार हैं इस तरह से, तो उन्हें घर का खाना भी दिया जा रहा है। कल शाम उन्होंने घर का खाना खाया, डायबिटीज की वजह से घर के खाने की उन्हें अनुमति दी गई है, डायबिटीज की दवाओं की भी उन्हें अनुमति है, और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि वहाँ पर वो अपने बिस्तर पे सोए, उन्हें बिस्तर भी प्रोवाइड किया गया है, डायबिटीज़ की दवा दी गई है, एक टेबल भी है वहाँ पे, टेबल और चेयर उनके इस्तेमाल के लिए। तो ये एक एनिमेशन के ज़रिए हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ही जेल नंबर 2 जो है तिहाड़ की, वहाँ पे। और सुनील गुप्ता जी, आप तो वहाँ पर जेल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर रह चुके हैं, तो ये जेल नंबर 2 है, उसमें काफ़ी सुरक्षा रखी गई है, वहाँ पे एक पुख्ता सुरक्षा इंतज़ाम भी है, वहाँ सीसीटीवी की निगरानी है। और किस तरह का रूटीन होगा? मुख्यमंत्री हैं अभी वो, तो उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस वगैरह और क्या मिल सकते हैं? देखिए, जो जेल नंबर 2 है ये कन्विक्टेड जेल है। जो अंडर ट्रायल जेल्स होती हैं उसमें क्या है, कैदियों का मूवमेंट्स बहुत ज्यादा रहता है, वो कोर्ट वगैरह में जाते हैं, कोर्ट से वापस आते हैं, उनको मिलने वाले आते हैं। तो उस जेल में जो अंडर ट्रायल्स की जेल होती है उसमें काफी मूवमेंट होता है प्रिजनर्स का, तो उससे सुरक्षा व्यवस्था जो है आप जो करना चाहते हो, जो एक सीएम के लिए होनी
चाहिए शायद वो उस पे ना हो पाती, इसलिए इनको कैदी जेल में रखा गया है। जहां तक जो इनको घर का खाना अलाउ किया है, वैसे आम आदमी को घर का खाना अलाउ नहीं करते। घर के खाने की चीजें सबके लिए बंद है, इनके लिए घर का खाना अलाउ किया गया है, ये स्पेशल कंसेशन है। और जो आम प्रिजनर होता है वो उसको जमीन पे सोना होता है, इनको बेड दिया गया है, ये कंसेशन है। और बेड आप मेडिकल एडवाइस के ऊपर दे सकते हैं, तो ठीक है, मेडिकल इनका डॉक्टर ने लिख दिया होगा इसलिए इनको बेड दे दिया। जहां तक मेडिसिन की बात है, जो मेडिसिन की बात है, मेडिसिन सब ये जेल एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी होती है कि मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करना, उसमें उन्होंने कोई इनके लिए जो है कुछ खास जी आपके पास फिर मैं आऊंगी। पूर्व चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार में रह चुके हैं उमेश सहगल, जो इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। उमेश जी, आपकी पहले लाइन कनेक्ट नहीं हो पा रही थी ठीक तरह से, इसलिए हम आपसे बात नहीं कर पाए, पर आप अभी मुझे सुन पा रहे हैं। तो ये जो मुश्किलें आएंगी यहाँ पर, एक मुख्यमंत्री की क्या ड्यूटी है? आप एक पूर्व चीफ सेक्रेटरी के तौर पे आप अगर ये बताएं कि किस तरह का इंटरैक्शन की जरूरत है जनता की समस्या सुलझाने के लिए। क्या सिर्फ जेल में कोई उनसे 2 दिन मिले और कुछ फाइल साइंस करा ले, इस तरह से क्या सरकार चल सकती है? जैसे एलजी ने कह दिया है कि जेल से कोई सरकार नहीं चलेगी। देखिए, ऐसा है कि जब जैन साहब जेल में गए थे तो उनका सारे पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टर ने किसी दूसरे मंत्रियों को दे दिए थे। ऑब्वियसली नॉर्मल फंक्शनिंग जेल से नहीं हो सकती है, इन्होंने खुद रिकग्नाइज किया। अब ये ज़रूर है कि इनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, पर ये ना भूलिए कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो इनके पास है, वो पोर्टफोलियो है चीफ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो। और चीफ मिनिस्टर के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, उनका एक ऑफिस होता है और उसकी एक फंक्शंस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैबिनेट मीटिंग बुलाना। और कैबिनेट मीटिंग जनरली हर हफ्ते एक मीटिंग होती है, अब पता नहीं कितनी हो रही है, पहले होती थी हर हफ्ते। तो एक मीटिंग करते हैं जो चीफ मिनिस्टर जिसकी डेट देती हैं और जिसका एजेंडा अप्रूव करते हैं, वो कौन करेगा? तो आप ये कहती हैं जेल में फाइलें चली जाएंगी, मेरा नहीं ख्याल कि जेल मैनुअली अलाउ करता है कि जेल में फाइलें चले जाएँ। तो एजेंडा के बगैर आपकी मीटिंग नहीं हो सकती। तो वो तब हो सकती है कि अगर चीफ मिनिस्टर कहें कि हाँ, मेरी एब्सेंस में जब तक मैं नहीं आता सो एंड सो आदमी मेरी प्रिजाइड कर लेगा और वही मेरे काम करेगा, तब तो हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं चल सकती। उसके अलावा आप कहती हैं फाइलें चली जाएंगी, फाइलों पे नहीं गवर्नमेंट डिसीजंस होती। गवर्नमेंट डिसीजंस बहुत सारी मीटिंग्स पे होती हैं। 2 डिपार्टमेंट हैं, एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं मान रहा, जल बोर्ड से नहीं मांग रहा, तो उसको कोऑर्डिनेट करना होता है। तो वो पहले मिनिस्टर करता है, मिनिस्टर फेल कर दे तो चीफ मिनिस्टर करते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेटिंग रोल जो चीफ मिनिस्टर का अगर नहीं हुआ तो क्या गवर्नमेंट चलेगी? तो हाँ, जो ब्यूरोक्रेट लेवल गवर्नमेंट है वो तो नॉर्मल चलती रहेगी। जो पावर्स हैं, अफसरों की पावर्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की पावर है, सेक्रेटरीज की चीफ है, वो तो चलता रहेगा। जो मिनिस्टरों की इंडिपेंडेंट पावर यहाँ बहुत कम है। मिनिस्टरों की जितनी फाइलें एलजी को जाती हैं और सारी पॉलिसी मैटर्स फाइल एलजी को जाती हैं। कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी कानून में, जिस तरह अगर एक्साइज एक्ट में निकलनी है या सेल्स टैक्स एक्ट में या शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में या लेबर एक्ट में कोई भी नोटिफिकेशन निकलनी है, तो वो एलजी की अप्रूवल उसके लिए ज़रूरी होती है। और एलजी के पास सारी फाइल चीफ मिनिस्टर के थ्रू जाती हैं। तो अगर चीफ मिनिस्टर नहीं है और उनकी तरफ नॉमिनेट भी नहीं किया गया कोई बंदा, तो ऑब्वियसली वो फाइल नहीं वहां जा सकती, तो वो काम सारी ठप हो जाएंगी। तो ये तमाम बड़े प्रोजेक्ट जो हैं आएंगी कि चीफ मिनिस्टर के जरिए जो फाइल्स एलजी तक मगर जाती हैं वो नहीं जा पाएंगी अनलेस के चीफ मिनिस्टर किसी को नॉमिनेट करें। नहीं तो प्रैक्टिकल काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिंबॉलिकली, सांकेतिक तौर पे केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बने भी रहते हैं तो जो रोज का काम होता है उस कामकाज में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि मिलने वाले भी 2 ही दिन उनसे मिलने जा सकते हैं और सिर्फ दस्तखत करना फाइलों पर मुख्यमंत्री का काम नहीं है। धन्यवाद आपका, हमारे पास वक्त इतना ही। उमेश सहगल जी और साथ साथ सुनील गुप्ता, आप दोनों का धन्यवाद। एक ब्रेक लेंगे हम, लेकिन आपको बता दें कि 2 अप्रैल जो है वो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक ऐसा दिन जब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता बढ़ाने की बात की जाए और ऑटिज्म के साथ अपना जीवन निर्वाह कर रहे लोगों को समावेशिता में शामिल करने को बढ़ावा दिया जाए। हंडई की पहल समर्थ के माध्यम से हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के साथ अपना जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए एक बेहतर समझ के साथ उनके लिए समर्थन और स्वीकृति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मुस्कान में हम आए तो बहुत अच्छा मतलब इसका
काम मतलब इसने सीखना शुरू किया। इसके टीचर्स हमें बताते थे कि जो काम करता है वो बड़ा ढंग से करता है, मतलब इसमें भले टाइम लगा। इसका साथ क्या है कि ही कैन डू वर्क विद मतलब अपना अगर इसको अब टारगेट दे दिया जाए वो करता रहेगा। इसको सोशल रिलेशन कम पसंद है। तो लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सारण से आरजेडी की लोकसभा उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आज रोड शो किया, जिसमें हजारों आरजेडी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ जुटी। रोहिणी आचार्य पर जमकर फूलों की बरसात हुई। रोहिणी ने कहा कि ये सारण की जनता का प्यार है, ऐसा प्यार मेरे पिता, माता, भाई को भी मिला है और आज मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है? रिस्पॉन्स देखिए, मैं इतना अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ, इतना भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे पिता की कर्मभूमि रही है सारण, और वही कर्मभूमि मुझे मिला है। जैसे मेरे पिताजी को मिलता था इनका प्यार, आशीर्वाद, बस वही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मुझे भी वैसा प्यार और आशीर्वाद मिले। और आज देख करके इतना देख ही रहे हैं आप शुरू से, कितना प्यार और आशीर्वाद जनता ने मुझे, मेरी माताओं ने, भाई, मेरे भाइयों ने, सबने दिया। आपको कब लगा कि आपको भी राजनीति में आना चाहिए? राजनीति में तो मेरा मन था जब मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था, छोटी छोटी बच्चियों लोग के साथ जो हर दिन बलात्कार और उनका मर्डर किया जा रहा था, तब मेरा मन उस समय कसोस मन था मेरा आने का उस समय। लेकिन कुछ पारिवारिक जिम्मेदारी, मैं बहू हूँ, माँ हूँ, तो कुछ जिम्मेदारियाँ थी, बच्चे छोटे थे, इसलिए मैं उस समय आ नहीं पाई। लेकिन अब उचित समय आया और सारण की जनता ने बुलाया, स्पेशली इन्होंने फ़ोन करवाया, तब मैं वहाँ पर। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि जैसे सम्राट चौधरी ने बोला आपने किडनी दिया तो पापा ने आपको बता। देखिए, वो जैसे हैं वैसे हम बन नहीं सकते, वो जैसा बोलते हैं वैसा हम बोल नहीं सकते। हम लोग संस्कारी लोग हैं, हम लोग मर्यादा में रहते हैं, हम लोग रिश्तों से बंधे हुए हैं। अब ये कुसंस्कारी लोग क्या जानेंगे कि क्या होता है, पिता बेटी का क्या रिश्ता होता है, वो क्या जानते हैं। यहाँ तक कि और बाकी अभी और जो भी बीजेपी में लोग थे, वो जब मेरा किडनी का जब मैंने डोनेट किया था, ट्रांसप्लांट पापा का हुआ था, उस समय वो लोग तो भगवान से लड़ रहे थे कि भगवान आपने मुझे रोहिणी जैसी बेटी क्यों नहीं मेरे घर में दिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो बोला कि बेटी हो तो रोहिणी जैसी, ये चल रहा था ना उस समय, अभी तक भी। और कौन पिता नहीं चाहता है कि बेटी हो तो रोहिणी जैसी। मैं तो यहाँ तक जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनके घर में भी बेटी हो तो रोहिणी जैसी। एक चीज बताइए कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, कहेंगे कि आप लोग परिवारवाद के प्रतीक। नरेंद्र मोदी जी प्रणाम, हाँ, उनको तो हम प्रणाम करते हैं, मेरे अभिभावक हैं। हाँ, जस्ट उनको देख लेना चाहिए, अपने आसपास देख लेना चाहिए कि किन लोगों के साथ घिरे पड़े हैं। हाँ, उनको देख लेना चाहिए, उसके बाद किसी बेटी बहू किसी के बारे में भी कमेंट करना चाहिए। आपके घर में इतने लोग राजनीति में हैं, आप उनसे अलग कैसे? अलग मैं कहाँ हूँ, मैं उन्हीं का एक विस्तार हूँ, उन्हीं का अंश हूँ। तो जैसे हमारे खून में है बलिदान करना, गरीबों की सेवा करना, जो भी आए उनका मान सम्मान देना, तो वही संस्कार है, वही संस्कार मेरे बच्चों में भी है। लोकसभा चुनाव में अगर हार हो गया तब फिर क्या करेंगे आप? तब तो मैं और दुगना मेहनत करके सारण की जनता के बीच में नाम कमाऊंगी, उनके बीच में। तब तो मैं तो 24 घंटा रहूंगी, और मैं ऐसे हवाई में बात नहीं करती, जो मैं बोलती हूँ वो करती हूँ, और इसका प्रमाण आप लोग पूरी दुनिया जानता है। आपके ट्वीट सब काफी ट्वीट तो देखे ही है, फिर भी डिमांड है यहाँ पे, तो लोग सबको ही बोल रहे हैं कि दीदी हम आपके ट्वीट फेसबुक से ही आपको फॉलो कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटी, हाँ, बेटी को आशीर्वाद दीजिए, बेटी आपका सब 400 से पार, बेटी सब आपका दुख करेगी, बेटी को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दी, सर पे हाथ रख करके हाथ से आशीर्वाद। मुझे लगा था कभी पहला ही दिन ऐसा रिस्पांस मिलेगा? नहीं, वैसा मैंने सोचा नहीं था, लेकिन देख करके मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम था। हाँ, करेंगे।
अब आगे क्या क्या करना चाहती हो? सारण के लिए तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले जो भी अधूरे काम बच गए थे, जितने भी काम हुए थे मेरे पापा आदरणीय लालू जी के टाइम का ही जो हुआ है, जो भी अधूरा काम है मैं उसको पूरा करना चाहती हूँ। सारण में अपना स्वास्थ्य का हो गया, शिक्षा का हो गया, मुझे स्मार्ट बहनें चाहिए। स्मार्ट बहनें मतलब कि उनको शिक्षित करना, उनको एजुकेट करना। अभी मत खोलना। हाँ सॉरी, मैं कहाँ पे थी? हाँ, तो मुझे स्मार्ट बहनें चाहिए, उनको बराबरी का अधिकार चाहिए, उनको शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए, उनको स्मार्ट बनाना है ताकि वो खुद ही इतनी सशक्त हो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। खबर आ रही है कि महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में ईडी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर दिया है। मुकेश सेंगर हमारे साथ हैं। मुकेश, इस खबर के बारे में क्या डिटेल्स है, क्या क्या केसेस महुआ मोइत्रा पे दर्ज हुए हैं? देखिए, महुआ मोइत्रा के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ये मामला संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने को लेकर है, जिसमें लोकपाल के आदेश पर सीबीआई ने क्रिमिनल केस दर्ज किया था। अब उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। तो ईडी इस पूरे केस में जो मनी ट्रेल है उसकी जांच करेगी। दरअसल जो आरोप था वो यही था कि महुआ मोइत्रा ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर संसद में कुल 65 सवाल पूछे थे, जिसमें 50 सवाल अडानी ग्रुप के जो कारोबारी हित हैं उनका नुकसान पहुंचाने के लिए और जो प्रधानमंत्री हैं उनकी छवि खराब करने के लिए ये सवाल पूछे गए थे। और उसमें यह भी आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने लोकसभा का पासवर्ड और आईडी दर्शन हीरानंदानी से शेयर किया था, जिसके बाद उन्होंने सवाल लिखकर भेजे और वही सवाल उनसे पूछे गए। तो इस मामले में महुआ मोइत्रा को पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी ने सस्पेंड कर दिया था, उनसे उनका सरकारी आवास छीन लिया गया था और फिर लोकपाल के कहने पर सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था। अब उसी केस को आधार बनाते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है और उनको सम्मन जारी किया जाएगा पूछताछ के लिए। जो ईडी है वो उनके खिलाफ पहले से फेमा के तहत भी जांच कर रही है। फेमा के तहत जांच हो रही है। धन्यवाद मुकेश। तो महुआ मोइत्रा की मुश्किलें जो हैं वो और बढ़ेंगी अभी। और टीवी कलाकार और रामायण सीरियल में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अरुण गोविल ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अरुण गोविल को टिकट 3 बार सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काट कर दिया गया है। मेरठ की हाई प्रोफाइल सीट पर जो अरुण गोविल हैं, जिन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाया, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए बाहर तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं, कुछ प्रस्तावक हैं, जो वो सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज अरुण गोविल से बात हमारी सुबह हो रही थी। उनका ये कहना था कि जब भी वो चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो अभी भी लोग उसी राम के किरदार के तौर पर उनको देखते हैं, कोई एक सियासी नेता के तौर पर नहीं देखते हैं। तो इसी के वजह से शायद जो है वो बीजेपी ने चुना कि उनको मेरठ से टिकट लड़वाया जाए। कुछ महिलाएं हैं, क्योंकि आज वही बता रहे थे कि तमाम सारे लोग जो है वो पैर छू लेते हैं, कोई हाथ सर पर रखवाना चाहता है। मैम, आपने तो देखा होगा उस समय रामायण में राम के किरदार को, तो अभी अरुण गोविल जी को देख के क्या आपके मन में महसूस ऐसा होता है कि उसी रूप में आज भी साक्षात जैसा पहला हम देखते थे उसी रूप में ही दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, भावुक हुई? कभी उनके साथ फोटो खिंचवाया आपने? अभी भी खिंचवाया है। अभी खिंचवाया फोटो? अभी खिंचवाया। अच्छा। कल भी हम लोग थे अग्रसेन मंडल में। अच्छा। बुलाया गया था, पर्सनली उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया है हमारे लोगों का। अच्छा। अग्रसेन भवन तो ये क्या आप जैसे तमाम सारे लोग ऐसे ही उनको देखते हैं भगवान राम रूप में? नजर ही नहीं आ रहे कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, वही रूप नजर आ रहा है रामचंद्र जी अच्छा, वही रूप नजर आ रहा है। तो अच्छा ये बताइए, लोग भक्ति के तौर पर तो देखते हैं, सियासी तौर पर नहीं देखते, तो वोट देंगे उनको? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। मिलेगा वोट? बिल्कुल मिलेगा वोट। अच्छा, एकरास दी जाति पात कुछ नहीं, सब उन्हीं को वोट जाएगा। महिलाओं का? महिलाओं का तो बहुत अधिक जाना है। अच्छा, तो अभी भी उसी रूप में लेते हैं आप लोग की जो रामायण में किरदार निभाया था, कि अब नेता के तौर पर लेने लगे?
किरदार बहुत अच्छा था इनका। बचपन में हम छोटे थे जब देखते थे इनकी रामायण। 87 की बात है। तो किरदार तो बहुत अच्छा था, बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे वास्तविक में राम है। और अब नेतागिरी में आए हैं तो देखो देश के लिए क्या करता है, हमारे मेरठ के लिए क्या करता है। तो सियासी नेता के तौर पर देखती हैं कि वही 1957 में रामायण जब देखती थी तब उसी नहीं वो तो अलग जो पार्ट मिलता है बाहर निकल आए, उस सभी से बाहर। अच्छा, उसके आधार हम तो चाहते हैं कि वो मतलब एज अ नेता के रूप में भी वही रूप लेके और वैसे वही आदर्शवादी बन के हमारे देश के लिए भी करें, मतलब हमारे लिए करें। और हाँ उनके अभी आएंगे तो फोटो खिंचवाएंगे आप लोग? इच्छा तो है, देखो मौका मिलता है नहीं। अच्छा, इच्छा है। हाँ जी, इच्छा तो है।